जमीन बंटवारे को लेकर दो महिलाओं के बीच पिटाई हो गई और अमित शाह इस वक्त लोकसभा में क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। और 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए। कई बार सरकारों का बहुमत जाने की स्थिति में सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। कई बार बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है न सदन को अविश्वास है और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते हैं। मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने और पूरे भाषण ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है। ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। अल्पमत का तो सवाल ही नहीं है। अल्पमत का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक जो अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में बोले हैं और जो समर्थन सदन का दिखाई पड़ा है, मतदान होगा तब होगा जो कराएंगे तो, परंतु जो समर्थन दिखाई पड़ा है वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं है। और जनता में भी विश्वास है मान्यवर। जनता में विश्वास इसलिए है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार। मान्यवर, मैं डिटेल बात बाद में करता हूं। मैं भी देश भर में घूमता हूं, जनता के बीच में जाता हूं। मैंने जनता के साथ कई जगह से संवाद किया है। कहीं पर भी अविश्वास की आछी पतली झलक भी नहीं दिखाई पड़ती। मैं बताता हूं दादा, बंगाल का भी बताता हूं। मान्यवर, ये सरकार, मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। 2/3 बहुमत से दो बार एनडीए को चुना गया। पूर्ण बहुमत से दो बार भारतीय जनता पार्टी को चुना गया। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार देने का काम ये देश की जनता ने लगातार 2 बार किया। और प्रधानमंत्री, मान्यवर, ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी। और ये मैं नहीं कहता, दुनिया भर के कई सर्वेक्षण कहते हैं आजादी के बाद सबसे ज्यादा एक भी छुट्टी लिए बगैर 24 घंटे में से 17 घंटे काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर, आजादी के बाद देश के हर राज्य में सबसे ज्यादा किलोमीटर
और सबसे ज्यादा दिन प्रवास करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर, कोई सरकारें कई सालों तक चलती है, कई सालों तक चलती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक अक्षुण्ण रूप से चली, कई सालों तक चलते हैं। तब 2, 3, 4 निर्णय ऐसे होते हैं जिसको युगों तक याद किया जाता है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार 9 साल हुए, 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे हैं जो युगांतकारी फैसले हैं, जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से मंडित। मान्यवर, आज 9 अगस्त का दिन है। 9 अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने हमारे आजादी के आंदोलन के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। एक उन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा दिया था। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगभग 9.5 साल में एक नए प्रकार का राजनीतिक युग का शुरुआत किया है। मान्यवर, लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही। सारे के सारे जनादेश, कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले। मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनवरत संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासुरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी, और आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। मगर फिर भी कहीं कहीं दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है, परिवारवाद तो दिखाई ही पड़ता है, और तुष्टीकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है, विकास के युग की। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कल्पना के भारत की निर्मिति 2047 के बहुत साल पहले कर देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मान्यवर, अविश्वास का प्रस्ताव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, हमें कोई आपत्ति नहीं। विपक्ष का उद्देश्य है कोई भी हो, विपक्ष का अधिकार है, अविश्वास का प्रस्ताव ले आते हैं। और मैं तो कई बार मानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव से पार्टियों के और गठबंधनों के चरित्र उजागर होते। कई बार अविश्वास प्रस्ताव आए, मैंने जैसे पहले कहा, मैं 3 अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करना जरूर चाहूंगा। 2 अविश्वास प्रस्ताव है यूपीए सरकार के खिलाफ, जो हम विपक्ष में थे तब लेकर आए थे, और एक अविश्वास प्रस्ताव एनडीए सरकार के खिलाफ था, जो यूपीए जब विपक्ष में थी तब ले। 1993 जुलाई में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अब सरकार बचानी होती है, नरसिम्हा राव जी को बचानी थी। कांग्रेस का मूल सिद्धांत है, येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने का प्रयास करना। ना इसके लिए सिद्धांत होते हैं, ना नीतियां होती है, ना औचित्य होता है। मान्यवर, नरसिम्हा राव जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई, स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी। आज कांग्रेस भी ये
कांग्रेस भी वहां बैठी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां बैठा है। मान्यवर 2008 में मनमोहन सिंह जी विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। विश्वास प्रस्ताव के वक्त भी एक बार यहां पर बरोबर देश में वातावरण हो गया था कि इनके पास बहुमत नहीं है, बहुमत था भी नहीं। और मान्यवर इस सदन ने उस वक्त सबसे कलंकित घटना देखनी पड़ी। सांसदों को करोड़ों रुपए की घूस देनी पड़ी और हमारे ऑनेस्ट सांसद वो रुपया लेकर पीठ के सामने आए और कहा कि हमें संरक्षण चाहिए, हमें रुपया ऑफर किया गया और वो सरकार बचा ली। तो एक तो चरित्र है यूपीए का, सरकार के सामने अविश्वास का प्रस्ताव आए या कोई अविश्वास का प्रस्ताव न लाए, इसलिए विश्वास का प्रस्ताव वो स्वयं लाए। इसमें से बचने के लिए सारे सिद्धांत, सारा चरित्र, सारे लोकसभा के नियम कानून, हमारी परंपराएं, इसको त्याग कर येन केन प्रकारेण सत्ता को संभालना और सत्ता पर काबिज रहना। इसके सामने मान्यवर दूसरा एक उदाहरण है। 1999 में अटल जी की सरकार थी और अविश्वास प्रस्ताव आया। मान्यवर ये जो कांग्रेस ने किया वो हम कर सकते थे, क्योंकि 93 में नरसिम्हा राव जी ने देश के सार्वजनिक जीवन को एक एग्जाम्पल पूरा कर दिया था कि सरकार ऐसे भी बचाई जा सकती है, करोड़ों रुपया देकर भी बचाई जा सकती है। हम भी कर सकते थे, मगर हमने नहीं किया। हमने नहीं किया। हमने हमारी बात रखी। देश के प्रधानमंत्री अटल जी ने इसी सीट पर बैठकर अपनी बात रखी संसदों के सामने और जो कहा कि संसद का जो फैसला है मैं सर पर चढ़ाऊंगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। मान्यवर सिर्फ एक वोट से सरकार गई, सिर्फ एक वोट से। क्या हम यूपीए और कांग्रेस की तरह बचा नहीं सकते थे? बचा सकते थे, मगर मैंने कहा ना कि कई बार संकट के समय गठबंधनों और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का चरित्र सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार करने का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चरित्र सिद्धांतों के लिए राजनीति करने का चरित्र है। मान्यवर उस वक्त मुझे ठीक याद है, मैं संसद में नहीं था, सदस्य नहीं था, बहुत सारे सीनियर सदस्य होंगे उस वक्त। मान्यवर एक ही वोट का फर्क था और अंत में गिरधर गोमांग के वोट को हमारे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री से शपथ ले चुके थे और वोट डालने आए थे। वो वोट को वैलिड गिनना या न गिनना, मगर मान्यवर आप जिस आसन पर बैठे हो इसकी भी गरिमा का एनडीए ने पालन किया था। हमने कोई दबाव नहीं बनाया। एक वोट हमारे विरुद्ध में गया, हमारी सरकार चली गई। मगर आज मैं फिर से कहना चाहता हूं गौरव गोगोई जी को, मगर जनता है जो सब देखती है, जनता है जो सब जानती है। एक वोट से हमारी सरकार गई, एक वोट से हमारी सरकार जरूर गई, परंतु अंत में क्या हुआ? बहुत बड़े बहुमत के साथ अटल जी फिर से देश के प्रधानमंत्री। मान्यवर हमारे एनडीए का कुंबा मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में सिद्धांतों की राजनीति को प्रस्तावित करने के लिए राजनीति में है। येन केन प्रकारेण सत्ता को बचाने के लिए राजनीति के अंदर नहीं है। और ये दो चरित्र आज इस विश्वास प्रस्ताव पर की चर्चा के माध्यम से मैं 130 करोड़ की जनता को याद कराना चाहता हूं। एक और करोड़ों रुपया खर्च कर कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग बैठे हैं। जनता, देश की जनता ने मान्यवर, अरे शुरुआत है, धैर्य रखो, काफी सुनना पड़ेगा। सुरेश जी ये तो ट्रेलर है, अभी ट्रेलर है। मान्यवर अभी बात निकली गरीब कल्याण की। हमारी साथी मंत्री अनुप्रिया जी गरीब कल्याण के सारी बातें बता रही। मान्यवर गरीबी हटाओ का नारा दिया, सालों तक गरीबी हटाओ के नारे के आधार पर देश की भोली भाली गरीब जनता का विश्वास प्राप्त किया और वोट लेते रहे, जीतते रहे।
गरीबी जस की तस रह गई। नरेंद्र मोदी जी ने कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए, परंतु नरेंद्र मोदी जी के जहन में गरीबी का डंक भी था, दंश भी था, क्योंकि वो स्वयं गरीब के घर से आकर इस सबसे बड़ी पंचायत में आए थे। इन्होंने गरीब कल्याण के लिए मान्यवर इन्होंने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे मान्यवर सुरेश जी इतने सीनियर मेंबर है, उनको अविश्वास प्रस्ताव का कैरेक्टर मालूम नहीं है। आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हो तो सरकार के समग्र कामकाज पर क्वेश्चन मार्क करते हो, और क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए मुझे सरकार के परफॉर्मेंस की चर्चा करनी पड़ेगी। मान्यवर इस देश के करोड़ों गरीबों के नसीब में जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने धुएं से भरा हुआ घर था। मोदी जी ने 9.6 करोड़ 9 करोड़ 60 लाख गरीब महिलाओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजा और उसकी झूंपड़ी को धुएं से मुक्त कराने का काम किया। मान्यवर 11 करोड़ परिवार ऐसे थे, दुनिया में कोई विचार नहीं कर सकता। कई देशों की आबादी 11 करोड़ से आधी भी नहीं है, 5वें हिस्से की भी नहीं है, परंतु 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास मान्यवर शौचालय नहीं था। हर रोज वो घर की महिलाएं आहत होती थी। मान्यवर इनका दर्द 55 सालों तक ये यूपीए कांग्रेस ने नहीं जाना। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 9 साल के अंदर 11 करोड़ 72 लाख परिवारों को शौचालय देने का काम। मान्यवर देश के बहुत बड़े तबके में और विशेषकर गरीब के घर में, दलित के घर में, आदिवासी के घर में, पिछड़े के घर में, झोंपड़पट्टी में शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता, फ्लोराइड युक्त पानी पीते थे, भरी जुआनी में बूढ़े हो जाते थे, बाल सफेद हो जाते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। मान्यवर मोदी जी ने हर घर नल के माध्यम से 12.65 लाख करोड़ मतलब 12 करोड़ 65 लाख घरों में जल से नल पहुंचाने का काम समाप्त। मान्यवर ये हमेशा बोलते हैं, अभी भी चुनाव में कहते हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं 10 साल में कितना कर्ज माफ करा भाई? 4 से 14 तक आप 10 साल रहे, कितना मार्च करा? 70,000 करोड़, ठीक है ना, 70,000 करोड़। इसमें से भी 35,000 करोड़ तो नीचे बाकी रह गया है, मगर चलो मान ही ले कि 70,000 करोड़ किया। हम किसी का कर्ज माफ करने में विश्वास नहीं करते हैं, उसको कर्ज ही न लेना पड़े ऐसी व्यवस्था। मान्यवर इस देश के 14.5 करोड़ किसानों को 2,40,000 करोड़ रुपया इसके बैंक अकाउंट में डाला। अब देश के किसान तय करे कि एक और 70,000 करोड़ का कर्ज की लॉलीपॉप देने वाली यूपीए सरकार और एक बार सम्मान के साथ इसके घर में सम्मान के साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 2,40,000 करोड़। मान्यवर मैं आज और स्पष्टता करना चाहता हूं, ये रेवड़ी नहीं है। हमने ये करने से पहले एक सर्वे किया कि 2.5 एकड़ से कम जिसकी जोत है वो किसान को कितना खर्चा बेसिक खेती के काम के लिए आता है, क्योंकि वो तो मजदूर रखता नहीं है, स्वयं ही बेचारा मेहनत करता है। इरिगेशन, बीज और खाद का कितना खर्चा आता है।
तो 2.5 एकड़ से कम जिसकी जोत है, इसका खर्चा 6,000 आता है। मोदी जी ने 6,000 रुपया इसको दे दिया। भैया तुम ऋण ही मत, आपने तो एक बार किसान को ऋण मुक्त किया, मोदी जी ने पूरे जीवन के लिए उसको ऋण मुक्त करने का काम किया है। मान्यवर, इस देश में 50 करोड़ लोग ऐसे, करीब 60 करोड़ लोग, जिनके घर में बीमारी आ जाए तो पिताजी की मृत्यु हो जाएगी इसका डर नहीं लगता था, इलाज का खर्च कितना आएगा इसका डर लगता था, और वो पूरा परिवार ऋण के बोझ के तले दब जाता था। मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा माफ कर दिया। आज देश के किसी भी गरीब के घर में बीमारी आती तो 5 लाख तक का सारा इलाज, चाहे ऑपरेशन करना हो, चाहे दवाइयां देनी हो, चाहे टेस्ट कराना हो, वहां तक कि अस्पताल से घर जाने के रिक्शा के 200 रुपया भी हम दे रहे हैं। 5 लाख रुपया हर परिवार को। मान्यवर, जब हमने बैंक का अकाउंट खोलने की जनधन योजना लेकर आए, तब मजाक उड़ाया जाता था। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारा कड़ा मजाक उड़ाया कि अकाउंट तो खोल दिया, अंदर क्या डालेगा, जरा बॉनी तो कराओ। नीतीश बाबू, आज मेरी बात सुन लीजिए, हमने 49 करोड़ 65 लाख बैंक अकाउंट खोले, जिसमें 2 लाख करोड़ गरीबों के जमा है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से जनधन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मगर साहब, ये जनधन योजना का क्यों विरोध कर रहे थे, समझने जैसी बात है। एक बार इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, जो यूपीए से ही थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। वो तो ठीक है, स्वीकृति की सच्चे आदमी थे, नए नए राजनीति में आए थे, बोल गए। मगर मैं अब आगे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाकी लोग तो यहीं बैठे हैं, भैया 85 पैसा कौन ले जाता था? ये 85 पैसा कौन ले जाता था? मान्यवर, 85 पैसा ये ले जाते थे जिनको इसके अंदर कटकी और बटकी करनी थी। मान्यवर, जो जनधन योजना का विरोध कर रहे हैं, वो 85 पैसा एंजॉय करने वाले लोग हैं, क्योंकि अब भारत सरकार रुपया भेजती है तो सीधा रुपया पहुंच जाता है। कांग्रेस की तरह नहीं 85 पैसा, सीधा रुपया गरीब के घर में पहुंच जाता है। मान्यवर, अब तक जनधन योजना, भाई आप योजना तो बनाते हो, करते नहीं हो। बैठो, बताता हूं, मैं बताता हूं, बैठो ना, अरे बैठो ना। मान्यवर कह रहे डीबीटी किसने चालू किया, अब कहेंगे जीएसटी किसने चालू किया, अब कहेंगे गरीबी हटाओ किसने कहा। आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। आप तो कहते ही रह गए। मान्यवर, 25 लाख करोड़ रुपया, इस देश की 130 करोड़ की जनता इसको सीधा प्रसारण देख रही। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, 1 पैसे के कमीशन के बगैर, कटकी के बगैर 25 लाख करोड़ रुपया देश के गरीबों के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर। मान्यवर, कोरोना आया, मोदी जी ने शुरुआत की पक्षी से ऊपर उठकर, संघ भावना से। ये पूरे समाज की लड़ाई है, पूरी दुनिया की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। पक्षी में नहीं पड़ना चाहिए। सबको साथ में रखकर कोरोना के खिलाफ की लड़ाई की शुरुआत हुई, और मैं आज भी कहता हूं, मैं आज भी मानता हूं कि कोरोना के खिलाफ भारत सफलता से लड़ पाया है। उसका एकमात्र कारण है, सभी जगह दुनिया में
कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी। भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोग एक साथ लड़े हैं, इसलिए हम मगर जब वैक्सीनेशन आया और उनको लगा कि तो देश बच जाएगा, तो मोदी वैक्सीन मैं दो नेताओं को बरोबर याद है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी और राहुल जी, दोनों ने कहा है तो मोदी वैक्सीन है, देखो लेना मत, टेस्टिंग भ्रांति। और मान्यवर अब बैठ जाए मान्यवर जनता ने वैक्सीन लेना शुरू किया। मोदी सरकार ने चाय पिलाकर वैक्सीन दी, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी, पहला डोज दिया, दूसरा डोज दिया और 130 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाकर कोरोना से बचाने का था। मान्यवर, इसके साथ साथ उस वक्त रोजगारी के प्रश्न खड़े हुए, लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर, लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर सबने कहा कि लॉकडाउन लगाओगे तो गरीब क्या खाए। हमारे सामने दो रास्ते थे, लॉकडाउन न लगाना और पूरे देश की जनता कोरोना में फंस जाए, लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो। लॉकडाउन भी लगाया, उसको भूखा भी नहीं रखा। मान्यवर, 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज ये लॉकडाउन के समय में हमने गरीब के घर में पहुंचाया और उसका चूल्हा चला करा। और वो आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। भाई, अविश्वास प्रधानमंत्री में और मंत्रिमंडल में अविश्वास आपको हो सकता है, देश के गरीब को, देश की जनता को नहीं है, क्योंकि उज्ज्वला योजना मोदी जी लाए, हर घर नल मोदी जी ने पहुंचाया, बिजली मोदी जी ने पहुंचाई, पीएम किसान 2.5 लाख करोड़ मोदी जी ने पहुंचाए, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य का खर्चा दिया, बैंक खाते 49 करोड़ से ज्यादा खुलवाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 25 लाख करोड़ रुपया भेजा, 80 करोड़ गरीबों को वैक्सीन लगाकर अनाज दिया। अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है, वो मोदी जी के साथ। मान्यवर, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं, वो कलावती का क्या करा?
वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। मान्यवर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता दी, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% का रिजर्वेशन इतने सालों के बाद पहली बार मिला, और दो बार राष्ट्रपति बनाने का उम्मीदवार चयनित करने का हमें मौका मिला। सत्ताधारी पार्टी एनडीए ने, बीजेपी ने एक बार दलित और एक बार आदिवासी भारत में प्रथम बार एक गरीबों के लिए काम करने वाली ये सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जो यज्ञ चलाया है, इससे गरीब के घर में जाते हैं तो वो दिन मित्र कर नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। गरीब अपने आप को अब मोदी जी में अपना मित्र ढूंढता है। मान्यवर, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है। मान्यवर अटल जी इस देश को 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़कर गए। अब अटल जी तो जन नेता थे, ज्यादातर सांसदों की तरह कार्यकर्ता के नाते काम करते करते, आइडियोलॉजी का प्रचार करते करते देश के प्रधानमंत्री बने। 6 साल तक चलाया, 6 साल में 15वें नंबर से 11वें नंबर पर लाए, फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने, यूपीए की सरकार आई। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं ले गए, उन्होंने 11वां नंबर संभाल कर रखा। और फिर नरेंद्र मोदी जी आए। ढेर सारे पंडित कहते थे मोदी जी देश का अर्थतंत्र कैसे संभालेंगे, मनमोहन सिंह चौपट कर गए हैं, सारे ग्राफ उल्टे हैं, सारे पैरामीटर्स आउट ऑफ कंट्रोल है। मगर गरीबों के घर से जन्मा हुआ ये आदमी, संघर्ष कर राजनीति में आया हुआ आदमी, सरपंच का चुनाव लड़े बगैर सफल मुख्यमंत्री बनने वाला ये आदमी नरेंद्र मोदी, इसने 9 साल में देश के अर्थतंत्र को 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम। और मान्यवर मुझे भरोसा है, मेरे ज्यादातर साथी चुनकर भी आएंगे, वो भी देखेंगे, फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और देखते 2027 तक देश दुनिया का 3रा नंबर का अर्थतंत्र। मान्यवर, पर ये मैं नहीं कहता, आईएमएफ भी कहता है, सारे सर्वेक्षण वाले विश्व भर के कहते हैं कि डार्क जोन में ब्राइट स्पॉट अगर कोई है, ब्राउन स्पॉट कोई है, तो भारत का अर्थतंत्र है ना। अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ, नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए, अभी नहीं कर सकते। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े होकर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले, बैठ जाओ। मान्यवर, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में और आने वाले दशकों में दुनिया के अर्थतंत्र का, ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे डिफेंस का प्रोडक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे क्वांटम इंजीनियरिंग के अंदर संवर्धन और R&D करना हो, और चाहे ऑर्गेनिक फूड का बाजार खड़ा करना हो। ये 7 के 7 क्षेत्र जो इमर्जिंग क्षेत्र दुनिया के अर्थतंत्र में माने जाते हैं, वो 7 क्षेत्र में मान्यवर मोदी जी ने ऐसा फाउंडेशन डाला है कि
आने वाले 5 ही साल में भारत दुनिया के अर्थतंत्र में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगा, इसका मुझे विश्वास है। मान्यवर, इंफ्रास्ट्रक्चर की गति शक्ति के तहत सिर्फ 2024-25 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हम समाप्त कर देंगे। 2020-21 में 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनाए, 148 हवाई अड्डे बने हैं। मोदी जी के आने के पहले 74 थे, अब 148 हो गए। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो चुकी है। 99,000 करोड़ की सागरमाला परियोजना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा दूरगामी कदम है, वो पूरा हो चुका है। कार्गो हैंडलिंग की क्षमता देश की 79% बढ़ी है, अगले साल तक 2 गुना हो जाएगी। और 27 ट्रेनों में मेट्रो उपलब्ध कराई है और भारत नेट 6.20 लाख किलोमीटर फैला दिया है। लाखों गांवों तक भारत नेट को पहुंचाने का काम। मान्यवर, इंटरनेट कनेक्शन में दुनिया में सबसे ज्यादा वृद्धि भारत ने दर्ज करी है, 231% की वृद्धि। और पूर्वोत्तर के लिए भी ढेर सारे एयरपोर्ट बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, स्वास्थ्य के बजट में भी 139% की वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है। पिछले 8 वर्षों में 4,85,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। MBBS की सीटों में 93% वृद्धि और पीजे की सीटों में 100% वृद्धि कर डॉक्टर की संख्या को दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, इतना ही नहीं, ढेर सारे विषय मेरे साथियों ने बहुत बताया। मुझे अभी मणिपुर पर भी बात करनी है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर, क्लाइमेट चेंज हो या टेररिज्म, ग्लोबल नैरेटिव सेट करने का काम आज अगर कोई एक देश कर रहा है तो हमारा महान भारत कर रहा है। मान्यवर, G20 का नेतृत्व जब हमें मिला, बहुत सारे देशों को मिला, एक ही शहर में कार्यक्रम करे। आज G20 के कार्यक्रम 55 स्थानों पर कर पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से परिचित कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और साहब, इन लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए अविश्वास विश्व भर में एक ही ऐसा नेता है जिसको 14 राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं फिर से, वैसे तो व्यक्तिगत सम्मान मिला है, मगर महान सदन में कहना चाहता हूं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की भावना है, ये 14 राष्ट्रों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, ये देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान, भारत का सम्मान, जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसलिए आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को अविश्वास नहीं। मान्यवर, इस चुनाव में पता चल जाएगा दादा, इस चुनाव के काउंटिंग में पता चल जाएगा, और फोन करना मुझे। मान्यवर, देश की सुरक्षा, यूपीए की सरकार थी, 2004 से 2014 तक चली। आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे, आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और इस सदन के अंदर थक जाएगा, तुम मत बोलो, वो थक जाएगा, मैं नहीं थकूं। मान्यवर, सरहद के उस पार से आतंकवादी घुस जाते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कोई जवाब नहीं देता था। 2 बार पाकिस्तान ने हिमाकत की, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी। श्रीमान राजनाथ जी यहां बैठे। सीडीएस का मसला, ये भी आपका सोच था, इंप्लीमेंट हमने किया। सीडीएस का मसला कब का लटक रहा था, भटका रहा था, मोदी जी ने सीडीएस का फैसला किया, राजनाथ जी ने सभी को विश्वास में लेकर उसको पार उतारा।
2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया और खरीदी के अंदर, डिफेंस के अंदर जिस प्रकार के परिवर्तन हुए मान्यवर, मैं आपको बताता हूं, जितने भी घोटाले, मैं बाद में घोटाले बताता हूं यूपीए के, जितने भी घोटाले हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा करप्शन रक्षा की खरीदी में हुआ। मगर मोदी जी के नेतृत्व में हमारे रक्षा मंत्री जी ने 4100 आइटमों को इंपोर्ट की नेगेटिव लिस्ट में डालकर यहां उत्पादन किया। और आत्मनिर्भर भारत की रचना कैसी होती है, इसकी नींव कैसे डाली जा सकती है, डिफेंस जैसे अति टेक्नोलॉजी वाले और स्पर्धात्मक क्षेत्र में इसको कर नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत का रक्षा उत्पादन न केवल भारत, कई देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है और भारत एक रक्षा के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए मान्यवर, और 22-23 में 16,000 करोड़ से ज्यादा का निकास किया गया, निर्यात किया गया। ये आंकड़ा लाखों करोड़ों में जाने वाला है मान्यवर। 4 दशकों से श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब से देश का सेना का जवान, चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, वो 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करता है। सब भागते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने सेना के सम्मान में निर्णय किया और 42,000 करोड़ से ज्यादा राशि 1 पेंशन 1 रैंक के अंदर। मान्यवर, दुनिया में अस्थिरता बढ़ी, चाहे यूक्रेन हो, यमन हो, चाहे कोरोना में दुनिया भर में बसते हुए हमारे भारतीय हो, 90 से ज्यादा यूक्रेन से उड़ाने कर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी से। ऑपरेशन राहत 5,000 भारतीय और 2,000 विदेशी नागरिकों को वहां से यमन से निकाला और 2 लाख उड़ानों के माध्यम से 2.97 लाख मतलब 3 करोड़ करीब यात्रियों को सकुशल कोरोना के वक्त वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया। मान्यवर, चीन की सीमा पर हमारी आर्टिलरी न पहुंचे ऐसी स्थिति थी, रोड ही नहीं बनाए थे, नक्शा ही देखते रहते थे। नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ जी की टुकड़ी ने सीमा के अंतिम गांव तक भारत के प्रथम गांव में रोड पहुंचाने का, वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से गांव खाली न हो, इसकी चिंता मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने की। मान्यवर, किसानों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम करें, बजट में 6 गुना वृद्धि करी। जरा सुनो भाई सुरेश, आप लोग 21,900 करोड़ रुपए का छोड़कर गए थे, कितना छोड़कर गए थे भाई? 21,900 करोड़। अब ध्यान से सुनना, 21,900 करोड़ को 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए का बजट नरेंद्र मोदी। मान्यवर, खाद्यान्न के उत्पादन 265 मिलियन टन से बढ़कर 22-23 में 323 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में आगे बात कर चुका हूं, 14 करोड़ लोगों को 6,000 रुपया, 2,41,000 करोड़ रुपया। और ये एमएसपी बहुत चिल्लाते रहते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं उनको मैं एमएसपी के बारे में जरूर पूछना चाहता हूं कि भैया आपने एमएसपी की कितनी खरीदी की थी और एमएसपी में के रेट में कितनी बढ़ोतरी की थी, जरा हिसाब किताब लेकर जनता के सामने जाइए। मगर नहीं जाएंगे, बैठे बैठे बोले रह गएंगे एमएसपी का क्या हुआ। मैं बताता हूं सत्य क्या है, और मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता को और 14 करोड़ किसानों को कहना चाहता हूं कि आपके घर में सबसे ज्यादा एमएसपी और एमएसपी पर सबसे ज्यादा धान खरीदने का काम कोई एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर, धान की खरीदी पहले
ध्यान से सुनना, सभी सभासदों को मेरा विनंती है, ध्यान से सुनिए। धान की खरीदी 475 लाख मैट्रिक टन मनमोहन सिंह जी ने अपने अंतिम साल में की। मैं फिर से आंकड़ा बोलता हूं, 475 लाख मैट्रिक टन। नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम खरीदी 896 लाख मैट्रिक टन, 88% की वृद्धि। मान्यवर और लाभार्थी किसान पहले 76 लाख थे, अब 1,31,00,000 लाभार्थी किसान। मान्यवर गेहूं की खरीदी, एमएसपी पर खरीदी, इसके अंदर मनमोहन सिंह जी और इनकी यूपीए की सरकार 251 लाख मैट्रिक टन छोड़कर गए थे, 251 लाख मैट्रिक टन। अब नरेंद्र मोदी जी ने 251 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 433 लाख मैट्रिक टन पहुंचाने। और पहले गेहूं 20 लाख किसानों का खरीदा जाता था, अब गेहूं 43 लाख 43 लाख किसानों का खरीदा जाता है। मान्यवर, मोदी जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। हमारा मखौल उड़ाते थे, अभी भी उड़ाते हैं, शायद 5 साल बाद भी उड़ाएंगे। समझ नहीं पड़ी है। मान्यवर, हम कहते थे कि हम किसानों का आय 2 गुना करेंगे, हमारा मजाक उड़ाया जाता। अब मैं बताता हूं मान्यवर, मोदी जी ने निर्णय कर दिया कि किसान की आय से, मतलब खर्च से, लागत से 50% कम से कम एमएसपी रखेंगे। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक किसान हिस्से निर्णय है। मान्यवर, धान की एमएसपी जो 1310 थी, मैं फिर से एक बार ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मनमोहन सिंह जी, यूपीए सरकार, जिनको हम पर अविश्वास है, वो यूपीए सरकार धान के एमएसपी 1310 छोड़कर गई। कम खरीदते थे मगर रेट 1310 था, हमने ज्यादा खरीदा और उसके दाम को भी 1310 से बढ़ाकर 2040 कर दिया। मान्यवर, गेहूं 2013-14 में 1400 रुपया एमएसपी छोड़कर गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए, और आज 2013-14 में 1400 से बढ़कर 2125 रुपया एमएसपी का मिलता। हमने गेहूं ज्यादा भी खरीदा और गेहूं का दाम भी ज्यादा दिया। मान्यवर, ये ना ही किसान हितैषी है, ना एक गरीब हितैषी है, ना एक पिछड़ा हितैषी है। उनको अपने परिवारों के अलावे किसी का ध्यान नहीं है। और इसलिए मोदी जी ने आज कहा है, 9 तारीख को आज कहा है, 9 अगस्त को, परिवारवाद ट्वीट इंडिया, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। मान्यवर, मैं देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। भाई, अभी भी सत्यता स्वीकारो, नहीं तो जो होए उसके भी आधे हो जाओ। मान्यवर, मैं देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति इस देश की जनता का आपके माध्यम से, महान सदन के माध्यम से मान्यवर, पीएफआई कई सालों से देश को तोड़ने की, देश की जनसांख्यिकी बदलने की और देश के अंदर आतंकवाद के बीज बोने का काम कर रही थी। एक ही दिन में सितंबर 22 में 15 राज्यों में 90 से ज्यादा स्थानों पर रेड कर पीएफआई पर बैन लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। मान्यवर, देश भर में पीएफआई को हमने बैन किया। दुनिया भर में भागे हुए गुनहगारों को आज वापिस लिया जाता है। एनआईए के 9 घनघोर आतंकवादी कृत्य करने वाले लोगों को दुनिया भर से चून उठाकर हम वापिस लाए और 6 राज्यों की पुलिस को भी उनको वापिस लाए। सचिन बिश्नोई, सिद्धू मूसावाले की हत्या का आरोपी था, उसको भी वापिस लाए और तंवर राणा का भी केस अंतिम सुनवाई तक पहुंचा है। मुझे भरोसा है बहुत कम समय में बॉम्बे के बम हमले के आरोपी राणा को भारत की कानून की अदालत के तहत लाएगा। मान्यवर,
विदेश में भारतीय दूतावासों पर लंदन, ओटावा, सैन फ्रांसिस्को पर जो हमले हुए, वो तीनों मामलों को हमने एनआईए को सौंपा है। और मान्यवर, लगभग मैं यूएपीए को कठोर करने का निर्णय बिल लेकर आया था यहाँ पर, और उस सदन में दिग्विजय सिंह कहते थे इसका दुरुपयोग होगा। मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ, विपक्ष को भी बताना चाहता हूँ, यूएपीए का उपयोग टेररिस्ट कृत्य करने वाले इनके खिलाफ होता है। हम किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उस वक्त भी मैं नहीं समझ सकता था आपको क्यों डर लग रहा है, परंतु जिन्होंने टेररिस्ट कृत्य नहीं किया उसको डरने की जरूरत नहीं है। लगभग 54 व्यक्तियों को हमने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया, इंटरनेशनल मान्यता लाए हैं, और एक में भी विवाद नहीं हुआ है। कोई राजनीतिक दुरुपयोग मान्यवर नहीं है। मान्यवर, अभी गोगाई जी नारकोटिक्स का बात करते थे, वो कहते थे कि नारकोटिक्स का चलन बढ़ गया है। मान्यवर, इनकी समझ में थोड़ा फर्क है, मैं बाद में दुरुस्त करता हूं इसको। मान्यवर, मोदी जी ने 2014 से गृह मंत्रालय के अधीन, पहले श्रीमान राजनाथ जी थे, अब मैं गृह मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं, नारकोटिक्स पर जीरो टॉलरेंस की नीति को हमने अपनाया। एनकोड 2019 में बनाया गया, फिर इसको 4 स्तरीय किया गया। एनकोड पोर्टल डेटा इंटीग्रेशन और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल बनाए गए। मादक पदार्थ की तस्करी के विस्तृत जांच के लिए जेसीसी, जिसमें ढेर सारे डिपार्टमेंट और सरकारें होती है, इसका गठन किया गया। डेडिकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स राज्यों में बनाई गई। राष्ट्रीय नारकोटिक कैनाइन पूल की स्थापना की गई और 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1,65,000 किलोग्राम नारकोटिक्स को जलाया गया, और अब वो टोटल आज़ादी के अमृत महोत्सव के 1 वर्ष में 10 लाख किलो पहुंच गया है। अब मैं जो गोगाई जी कहते थे इसका जवाब दिया। मान्यवर, आंकड़े किसी की शर्म नहीं रखते, आंकड़े बेशर्म होते हैं, और आंकड़े हमारे कामों से खड़े होते हैं। आंकड़ों को बाद में बदला भी नहीं जा सकता। अब 2006 से एक सरकार थी यहाँ, यूपीए की सरकार थी, जिसको हम पर थोड़ा अविश्वास है। 2006 से 13 का समय उनका ही था। उसमें क्या हुआ है, जब्त की गई ड्रग 1,52,000 किलो थी। मैं फिर से सदन का और सदन के माध्यम से देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब्त की गई ड्रग 1,52,000 किलो थी, और 2014 से 22 तक 1,52,000 करोड़ से बढ़कर 3,73,000 किलोग्राम ड्रग्स हमने जब्त किया। गोगाई जी, 181% वृद्धि हुई। और कीमत, गांजा पकड़ लेना, भांग पकड़ लेना एक बात है, जो महंगे और शरीर को ज्यादा नुकसान करने वाले और पैसे की दृष्टि से नुकसान करने वाले जो नारकोटिक्स के पदार्थ है, वो कीमत से मान्यवर 2006 से 13 में 768 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई। मैं फिर से रिपोर्ट करूंगा, 768 करोड़, जिससे यूपीए सरकार संतुष्ट थी। उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड में भी लिखा था। और 14 से 22 तक एकदम वही कालखंड 768 करोड़, और 14 से 22 में 18,000 करोड़ रुपए की ड्रग को नरेंद्र मोदी सरकार ने, और ये हम पर सवाल उठा रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको भरोसा नहीं है, मगर देश की जनता को विश्वास है। कुल मामले 1257 दर्ज किए थे, अब 3700। अब इन्होंने कल यहां ज्ञान बांटा कि पहले 1257 थे, अब देखिए बढ़ गए, 3700 हो गए। भाई, नारकोटिक्स के खिलाफ केस अच्छे हैं या बुरे माने जाएंगे? हम पकड़ते हैं, आप पकड़ते ही नहीं थे, चलने देते थे। हमने पकड़ना शुरू किया, इसलिए 1257 से बढ़कर 3700 केस हो गए, और गिरफ्तारियां आपने 1363 की थी, हमने 5400 गिरफ्तारियां करी। मान्यवर, टोल फ्री नंबर भी करा,
माननीय सदस्यों, सभा की सहमति हो तो गृह मंत्री जी के भाषण की समाप्ति तक सभा की कार्रवाई बढ़ा दी जाए। मान्यवर 3 करोड़ युवा और 2 करोड़ महिलाओं को नशा मुक्त अभियान में अलग अलग विभागों के समाज कल्याण विभाग, महिला और बाल कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सब ने इकट्ठा होकर साथ में जुड़ा है और लगभग 9.5 करोड़ लोग तक नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ और टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करने की पहुंच बढ़ी है। मान्यवर, ये हमारे प्रयासों को दर्शाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भले आपको विश्वास हो, देश की जनता को विश्वास है। मान्यवर, इस देश की आंतरिक सलामती की दृष्टि से 3 बड़े हॉटस्पॉट माने जाते हैं। एक कश्मीर, एक वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र और तीसरा नॉर्थ ईस्ट। और सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, ये चलता रहा। आज मैं स्पष्ट रूप से सदन में कहना चाहता हूं कि कश्मीर की समस्या वोट बैंक की राजनीति और समस्या से आंख मूंदना था। कश्मीर की समस्या सरकारों का ढूलमूल रवैया था। कश्मीर के अंदर 2014 से हमारी नीतियों में परिवर्तन आया। मैं फिर से एक बार कहना आऊंगा, मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, 14 से 19 तक राजनाथ सिंह जी ने और उसके बाद मैं गृह मंत्री बना हूं, मोदी जी के नेतृत्व में सातत्यपूर्ण तरीके से कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए हमने काम किया। 40,000 लोग मारे गए कश्मीर में। मान्यवर, मेरा एक निवेदन है। मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री मेरे निवेदन का विरोध नहीं करेंगे। अधीर जी को टाइम नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी ने, हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दो तो ये बीच में ना बोलेंगे, ये बीच में खड़े हो जाते हैं। हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दीजिए साहब, वो बोलने दीजिए उनको। ये बीच में इसलिए खड़े होते हैं, इनकी पार्टी ने उनको टाइम ही नहीं दिया इसे। मान्यवर, नहीं, कश्मीर तो सारी संसदीय समितियां गई है ना, कश्मीर देखा है ना सबने। माननीय गृह मंत्री जी, यादिर बाबू 10 मिनट दे देंगे, हमारा 10 मिनट दे देंगे, बैठो अभी। चलिए बेटे, आप क्यों खड़े हो बेटे? हाँ, मान्यवर, कश्मीर के अंदर परिवर्तन लाने वाला युगांतकारी निर्णय इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी। धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर, इन्होंने, मैं अभी भी एक इनके ही प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहते हैं? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर, अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। मान्यवर, हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायते इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी
आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। मान्यवर लखनपुर टोल टैक्स जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को सूल की तरह हृदय में चुभता था, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जहां अरेस्ट किया था, वो लखनपुर टोल टैक्स को समाप्त कर दिया। मान्यवर, राज्य की अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया, 2 दरबार की परंपरा समाप्त कर दी गई और 200 करोड़ रुपए को बचाने का काम इन नरेंद्र मोदी सरकार ने। मान्यवर, वहां दलितों को रिजर्वेशन नहीं था, आदिवासियों को नहीं था, पिछड़े को नहीं था, ये सारा रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। मान्यवर, वहां पर महिला आयोग नहीं था, बाल आयोग नहीं था, वहां पर दलित आयोग भी नहीं था, ये सारे आयोग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। वहां सफाई कर्मचारी मान्यवर 7-7 पीढ़ी से मुगलों को जमाने से रहते थे, मगर उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। पाकिस्तान से शरण में आए हुए, पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए हिंदू, उनको डोमिसाइल, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए लोग डोमिसाइल नहीं मिलता था, ये सबको डोमिसाइल देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर, ये कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में मानते हैं। कश्मीर पर शासन किसने किया? किसने किया? 3 परिवारों ने किया, महबूबा मुफ्ती, फारूक साहब और गांधी परिवार। ये 3 परिवारों ने कुल शासन किया। वहां का पंचायत चुनाव नहीं कराए। नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर-दिसंबर 2018 में, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, 9 चरणों में पंचायती चुनाव को समाप्त। 4483 सरपंच निर्वाचित हुए और 35,000 पंच चुने गए। आज 40,000 लोग डेमोक्रेसी की सांस भर रहे हैं, जमहूरियत का फायदा उठा रहे हैं। स्टोन पेंटिंग का मैं आप सबको कहता हूं, पथराव की घटना टीवी पर दिखाई पड़ती है भैया? कहीं नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि पथराव बंद हो चुका। माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर पुलिस, प्लीज, मान्यवर, जम्मू कश्मीर पुलिस 90 के दशक के पहली बार आज एक्टिव होकर आतंकवाद का सामना कर रही है। जम्मू में नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाई है, मंदिरों को प्रोटेक्शन दिया है, हिंदू संपत्ति वापस देने का कानून लाए हैं, टूरिज्म का विकास हुआ है। और सुन लीजिए, अधीर रंजन जी अविश्वास लेकर आ गए हैं। 2022 में 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए हैं एक साल। 1 करोड़ 80 लाख। मान्यवर, अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। मान्यवर, 33 साल के बाद थिएटर चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ। 33 साल के बाद नाइट शो चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ है। 33 साल के बाद शिकाराओं की स्पर्धा चालू हो गई, बंद कर दी थी, चालू हुई है नरेंद्र मोदी। 33 साल से, दानिश अली सुन ले, 33 साल से मोहर्रम बंद था, पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में मोहर्रम चालू हुआ। मान्यवर, हम होम स्टे नीति लेकर आए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए फिल्म निर्माण की नीति लेकर आए, हाउस बोट की नीति लेकर आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, और आज रोजगारी बढ़ रही है। 20,000 लोगों को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। मूलभूत ढांचे का विकास हो रहा है। 5,000 मेगावाट, 3,000 मेगावाट, 624 मेगावाट और 540 मेगावाट की जल विद्युत की योजनाएं वहां शुरू कर दी गई है। इसके साथ 850 मेगावाट और 1000 मेगावाट इसकी भी 2 जल विद्युत योजनाएं शुरू हुई है। सिंचाई योजना, शाहपुर कंडी बांध योजना, जो 50 साल पहले शुरू हुई थी, मोदी जी के शासन में चालू हुई थी, मोदी जी के शासन में पूरी होगी। 62 करोड़ की मुख्य रवि नहर 90% काम पूरा कर दिया गया है। और झेलम तवी बाढ़ वसूली परियोजना संगठन द्वारा $250 मिलियन
विश्व बैंक से लाकर गरीबों को पुनर्वसन का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार। श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रगति पर है, उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रगति पर है, और सुरक्षा का मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं इसलिए तुलनात्मक रखता हूं कि अविश्वास का जो प्रस्ताव है इससे देश की जनता में भ्रांति न खड़ी हो। मान्यवर, ये बहुत जरूरी है। मान्यवर, इसलिए मैं 9 साल के 2 टुकड़े लेकर आया हूं। कौन से 9 साल के टुकड़े हैं? एक परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के आधार पर चुनी गई यूपीए की सरकार के 9 साल है, और एक देशभक्ति और समर्पण के आधार पर चुनी गई नरेंद्र मोदी सरकार। 9 साल की दोनों के तुलनात्मक में आतंकवाद की कुल घटनाओं में मान्यवर 68% की कटौती हो चुकी है। मान्यवर, कुल मौतें सिक्योरिटी और नागरिक की दोनों मिलाकर 72% की कमी हुई है, और नागरिकों की मौतों, सिर्फ नागरिकों की मौतों में 82% की कमी हुई है। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्स की मौतों में 56% कमी हुई है, और स्टोन पेल्टिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं है। हिम्मत। मान्यवर, इसी सदन में कहते थे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार, और इसलिए मैं कहता हूं आपको भले अविश्वास हो, जनता को तो विश्वास। मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद एक तीसरा क्षेत्र था जो देश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से यूपीए सरकार के 10 साल के बाद एक हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर, इसके हिंसा के आंकड़े देखिए, 2005 से 14 के और 14 से 22 के हिंसा टोटल 14,000 घटनाएं हुई थी, अब 6,900 ही, 52% की कमी। मृत्यु 5,790 थी, अब 1,811 हुई, 69% की कमी। हिंसाग्रस्त जिले 96 थे, 96, इसके बाद में 22 नए बने, तो एक दृष्टि से 96 + 22 हुए, कितने होते हैं? 96 और 20 मतलब 118 हुए। अब 118 से घटकर 45 जिले बच गए हैं। नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद सिमट कर रह गया है, और हिंसाग्रस्त पुलिस स्टेशन 465 थे, 80 नए बनने के बाद 465 + 80 लगभग 550 हुए, और उसमें से अब 176 बचे हैं, 62% की कमी हुई। मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद पर हमने नकेल कसी। 2014 से सातत्यपूर्ण तरीके से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर नरेंद्र मोदी चले। मान्यवर, राजनाथ जी गृह मंत्री थे तभी एक योजना बन गई, विकास की योजना पहले बनी, और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र के विकास गृह मंत्रालय के तहत आती। हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाना, रोड पहुंचाना, स्कूल पहुंचाना, सस्ते अनाज की दुकान पहुंचाना, दवाइयों की दुकान पहुंचाना, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम पहुंचाना, ये काम होते गए। अंत में हमने पहले विकास पहुंचा और फिर 195 नए सुरक्षा वैक्यूम भरने के लिए सीएपीएफ के कैंप खोलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एनआईए और ईडी को जोड़ा गया, इनके फाइनेंस की कमर तोड़ी गई। एनआईए में एक अलग वर्टिकल वामपंथी उग्रवाद और उसके केसों की जांच के लिए बनाया गया, एक बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया। सारे वामपंथी उग्रवादी एफआईआर का कंप्यूटराइजेशन कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका एनालिसिस किया जा रहा है, और छत्तीसगढ़िया बटालियन, बस्तरिया बटालियन भी बनाई गई। मान्यवर, आज मैं कह सकता हूं इस सदन के अंदर जिम्मेदारी के साथ, वामपंथी उग्रवाद आया तब वो स्वप्न देखते थे काठमांडू से तिरुपति का, आज 3 जिलों में सिमट कर रह गए। मान्यवर, उनका दायरा क्या था? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। आज क्या बच गया है? झारखंड मुक्त, बिहार मुक्त, उड़ीसा मुक्त, एमपी मुक्त, महाराष्ट्र मुक्त, आंध्र मुक्त, तेलंगाना मुक्त, केवल और केवल छत्तीसगढ़ के 3 जिले बचे हैं। मान्यवर, ये अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता फिर से मोदी जी को चुनने वाली है, और अगले टर्म में ये 3 जिले भी निश्चित रूप से समाप्त होंगे। मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद को
मान्यवर वामपंथी उग्रवाद पर जबरदस्त नकेल कसने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं, आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को विश्वास है। मान्यवर, अब मैं पूर्वोत्तर की बात करना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट भी तीसरा हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर, हिंसक घटनाएं सेम कालखंड की मैं लेकर आया हूं, फिर से इन लोगों को ऐसा न हो, इसलिए हिंसक घटनाएं 10,000 होती थी, इसकी जगह 3,238 हुई, 68% की कमी। हताहत सुरक्षा बल 397, अब 128, 68% की कमी। मृत्यु नागरिक 298, अब 420, 82% की कमी। हर हेड में हिंसा नॉर्थ ईस्ट के अंदर कम हुई। और इसके पहले मान्यवर किसकी सरकार थी? 10 साल तक नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य और यहां पर ये यूपीए की सरकार थी मान्यवर, मगर कुछ नहीं होता था। निवेदन करना, पॉलिटिक्स करना और अंदर अंदर झगड़ा लगाना, यही काम था। नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मन के साथ भारत के साथ जोड़ने का काम किया। हमारे कई डेवलपमेंट के पंडित कहते हैं मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मैं बताता हूं भैया, ये भी बताता हूं मान्यवर, कई विकास के पंडित कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट पहुंच गया, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं 8 राज्यों में रेल पहुंच गई, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं इतने 1000 किलोमीटर रोड बन गया, दूरी कम हुई। अरे भाई, दूरी रोड, रेलवे और विमान से कम नहीं होती है, दूरी दिल से कम होती है। मोदी जी ने दिल से दूरी कम करने का काम किया है और नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। आज मैं कहता हूं, ऐसे भी प्रधानमंत्री है, मोदी जी को 9 साल हुए हैं, 15 साल और 18 साल प्रधानमंत्री रहे हुए लोग हैं इस देश में जिन पर इनको नाज है और हम पर अविश्वास है, मगर वो कभी 50 बार नहीं गए। मोदी जी 9 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट इस देश का हिस्सा है, इसका कसब हमारे मन में। उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग किस तरह से छोड़ दिया था, आगजनी, टेररिस्ट, नस्ली हिंसाएं, और आप हमारा हिसाब मांगते हो। बोलो मणिपुर में बताता हूं, मैं फिर बोलूंगा मणिपुर। मान्यवर, इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ नहीं किया, ना विकास किया है ना कुछ किया है। मैं आपको बताता हूं, अटल जी नैसेक स्थापना कर गए थे, इसरो जैसी एक संस्था बनाई, पदेन मैं इसका अध्यक्ष होता हूं। मोदी जी ने नैसेक को एक्टिवेट करा, पूरा नॉर्थ ईस्ट का स्टडी किया है। ब्रह्मपुत्र के पूर्व को बड़े बड़े मैदानों में तालाब बनाकर इसके अंदर डाइवर्ट कर सिंचाई भी होगी, बाढ़ का रास्ता भी होगा और पर्यटन भी होगा। ये बाढ़ मुक्त नॉर्थ ईस्ट आने वाले वर्षों में, और हम बनाकर रहेंगे नॉर्थ ईस्ट को बाढ़ मुक्त, क्योंकि आपका अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है। जनता हमें चुनने वाली है, क्योंकि भले आपको विश्वास हो, मगर जनता को तो मान्यवर, मैं जब ये कहता हूं तब हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति ऐसे भावनाओं से नहीं करी, एक कागजी शांति नहीं, इसके पीछे रणनीति है, इसके पीछे कड़ी मेहनत है और इसके पीछे लगन भी लगी है। मान्यवर, 2014 में अचीक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल की हमने समाधान करा, लगभग 674 लोग समाधान हुआ। अब ये अचीक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल की हिंसा में 224 लोग मारे गए। एनएलएफटी के साथ 2019 में समाधान हुआ, 88 लोगों ने सरेंडर किया, इसमें 144 लोग मारे गए थे। बोडोलैंड के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ समाधान हुआ 2020 में, एनएलएफटी के साथ 19 में हुआ, 2020 में बोडोलैंड के साथ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ हुआ। 1630 लोग सरेंडर किए, 4300 लोग बोडोलैंड की हिंसा में मारे गए थे मान्यवर, 4362 लोग, और इन्होंने हथियार डाले। कार्बी समूह 197 लोग मारे गए थे, 1000 उग्रवादियों ने समर्थन किया। असम आदिवासी सशस्त्र समूह
1182 लोगों ने सरेंडर किया, 329 लोग मारे गए थे। और दिमासा नेशनल लिबरल आर्मी 168 लोगों ने सरेंडर किया, जिसमें 25 लोग मारे गए थे। मान्यवर, कुल 8000 सशस्त्र उग्रवादियों ने सरेंडर नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में किया। और हमारे सम्मानीय सदस्य गौरव जी कह रहे थे हिंसा के त्रस्त है, देखा नहीं जा रहा है, आग की लपटें। भाई आग की लपटें अभी तो मणिपुर में मैं आता हूं क्यों हुई है, परंतु आपके समय में तो 8 राज्य आग की लपटों से घिरे हुए थे और ये हिंसा में 6000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जो अब सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम के अंदर आए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर के अंदर हमने हिंसक घटनाओं में 68%, सुरक्षा बलों की हत्याओं में 68% और हताहत नागरिक में 82% कमी करी है। ये सारा मैंने जो कहा वो समझौते किए हैं। आसाम के अंदर 70% से अधिक अपसफा का क्षेत्र मुक्त। मणिपुर के अंदर 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशन हटाए गए। अरुणाचल में केवल एक जिला और 3 पुलिस स्टेशन बच गए। नागालैंड में 8 जिलों के 18 पुलिस स्टेशन हटाए गए और त्रिपुरा और मेघालय में पूर्णतः अपसपा हटा लिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहता हूँ कि जो बचा कुचा काम बाकी है वो भी हम ही पूरा करेंगे, क्योंकि आपका अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है। जनता हमें चुनने वाली है, क्योंकि जनता को, आपको भले अविश्वास हो, जनता को मान्यवर, अब मैं मणिपुर की बात करना चाहता हूं। भाई थोड़ी देर, मान्यवर, अब मैं इस सदन में मणिपुर की बात करना चाहता हूं। मान्यवर, मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई है वो क्यों हुई है, क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है, इसकी डिटेल बात मैं अभी करूंगा। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता। मान्यवर, हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज़्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूँ, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहाँ हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मान्यवर, मैं बताता हूं, ओके प्लीज। ये गलती आपकी है। अरे यार, आपके टाइम में बोलना पड़ेगा, मेरे टाइम में सारे इल्जाम। प्लीज गलती आपकी है, हम तो सवाल पूछने वाला है और आप हमारे ऊपर दोबारा इल्जाम थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत तो आप कर रहे हैं, हम कहाँ सियासत किए। प्रधानमंत्री गए नहीं, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति। मान्यवर, एक भ्रांति देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था। मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय मर्यादा मत बनाओ। प्लीज बैठो बैठो बैठो, प्लीज 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 प्लीज। मान्यवर, मैं डे 1 से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते
तो फिर कहते प्रधानमंत्री करे, प्रधानमंत्री विचार भी करते। मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो, मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा। आप चुप नहीं कर सकते हो। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं और बड़ी संवेदना के साथ आपके माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों के सामने मणिपुर की हालिया हिंसा क्यों हुई है और क्या चल रहा है और सरकार ने क्या उपाय किए, ये भी बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं पास्ट में मणिपुर में क्या हुआ ये भी बताऊंगा। अब मैं जब बताऊंगा तब ये कहेंगे कि पुरानी बातों को हमें सुनाने के लिए कह रहे हो। ना जी, मैं संवेदनशील आदमी हूं मान्यवर, मैं पुरानी बातों को राजनीतिक हिसाब किताब के लिए नहीं सुना रहा। इसलिए नहीं सुना रहा कि आपके समय में भी हुआ था, हमारे समय में भी हुआ, होता है का अप्रोच हमारा नहीं है, ये यूपीए का अप्रोच है। हमारा अप्रोच होता है का नहीं है, हम टॉलरेट नहीं कर सकते। मैं पुरानी हिंसाओं को इसलिए बताना चाहता हूं कि मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के स्वभाव को जनता ने जानना पड़ेगा। नस्लीय हिंसा मणिपुर में जब जब होती है तब किस प्रकार से होती है वो भी जानना पड़ेगा। इसलिए मैं पुरानी हिंसाओं को भी रखूंगा। आपके मन में ये भ्रांति न हो, ये सवाल ना आए कि पुराना क्यों बता रहे। मान्यवर, 6 साल से करीब 6.5 साल से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से 3 मई तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मैं मेरी बात आग्रह के साथ कहना चाहता हूँ। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 साल पूरे हुए। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हो गई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। 2021 में हमारे देश की पड़ोस में म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ और म्यांमार में वहाँ पर मिलिट्री का शासन आया, डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और वहाँ पर एक कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा। जब कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा, वहाँ की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई करना शुरू की, दबिश बनाना शुरू की और चूंकि म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है मान्यवर, वहाँ फेंसिंग नहीं है और आज से नहीं, आज़ाद हुए तब से नहीं है, फेंसिंग नहीं है। तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहाँ शरणार्थी नाते यहाँ आना शुरू हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ मान्यवर, क्योंकि उनका झगड़ा मणिपुर की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए आया। अरे म्यांमार की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए वो यहाँ पर आए। मान्यवर, हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहाँ आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे। कहाँ बसेंगे? तो जंगल में बसने लगे और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसांख्यिकी बदल जाएगी। हमने उसको देखा। उसी वक्त मान्यवर हमने गृह मंत्रालय में 2022 में निर्णय किया कि अब ये बॉर्डर को खुला नहीं कर सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। हमने 10 किलोमीटर फेंसिंग पूरी कर दी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। आपने 2014 तक कभी फेंसिंग नहीं की। हमने दूरंदेशी से 30 में दंगे हुए, 21 में ही फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था। 10 किलोमीटर ट्रायल फेंसिंग बन चुकी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे बाकी, जिससे ये घुसपैठ को रोका जा सके। फिर एक अनरेस्ट खड़ा होने लगा क्योंकि वहाँ जनसांख्यिकी बहुत निर्णायक होती है मान्यवर। घाटी में कुकी भाई रहते हैं, पहाड़ पर ट्राइबल भाई रहते हैं, तो उनके घाटी में मतई रहते हैं और पहाड़ पर कुकी और नागा ट्राइबल भाई रहते हैं। तो एक जनसांख्यिकी के बदलाव का बड़ा दबाव रहता है कि हमारी संख्या, हम अल्पमत में आ जाएंगे।
तो इसके लिए हमने लगभग जनवरी महीने से हमने वहाँ पर जितने भी शरणार्थी आए थे उनको एक परिचय पत्रक देने की शुरुआत की। इनका थंब इम्प्रेशन लिया, आई इम्प्रेशन लिया, और थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन को वोटर लिस्ट और आधार कार्ड के नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम किया। ऐसा नहीं है मान्यवर कि यहाँ गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में कोई आंख मूंद कर हुआ। 2023 में दंगा हुआ, 21 में हमने फेंसिंग चालू करी, 22 में हमने फेंसिंग चालू करी, और 23 की शुरुआत में हमने थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन लेने की शुरुआत की और उसको भारत के वोटर लिस्ट और आधार के नेगेटिव लिस्ट में डालने की। फिर भी ये जिस प्रकार से संख्या बढ़ती गई, एक असुरक्षा की भावना मतई लोगों में फैलती गई। मान्यवर, ये जो वहाँ पर एक फ्री रेजिम है, नेपाल की तरह वहाँ पासपोर्ट नहीं चाहिए। अब ये मत कहना है कि हमने क्यों नहीं करा, 1968 से करा हुआ है भाई। 1968 से एक समझौता है भारत और ब्रह्मदेश की सरकारों के बीच में कि बॉर्डर के 40 किलोमीटर से जो अंदर आएगा या यहाँ से 40 किलोमीटर से आ जाए उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए। ये समझौता है, किसी को रोकना भी असंभव था। और इतने हजारों किलोमीटर की बॉर्डर में बाढ़ भी नहीं लगी थी, फेंसिंग भी नहीं थी, तो संख्या बढ़ती गई और असुरक्षा बढ़ती गई। इतने में एक अफवाह फैल गई 29 तारीख अप्रैल को कि 58 ये वसाहतें जो थी शरणार्थियों की, उसको गांव घोषित कर दिया गया। अब गांव घोषित करने की अफवाह से ही घाटी में बहुत बड़ा अनरेस्ट शुरू हुआ मान्यवर, और वो अनरेस्ट को भी हमने माइक वाली जीपे चलाई, बताया गया कि भाई कोई गांव घोषित नहीं हुआ है। मगर अफवाहें जब फैलती है तब फैलती है अविश्वास का वातावरण, और घोषित जंगल गांव घोषित किया, जंगल गांव घोषित किया जो वसाहतें थी उसको, तो उनको लगा परमानेंट अब यही बस जाएंगे, तो एक अनरेस्ट खड़ा हुआ। उसके बाद में आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया। अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया, और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दी गई। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मतई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरियों में स्पर्धा का भाव होता है, और स्वाभाविक है एक कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ, और 3 तारीख को एक रोली के अंदर एक क्लैश हो गया माने, और क्लैश होने के बाद दंगे चालू हुए जो अब तक अशांत परिस्थिति को बनाए हुए हैं। अब इस परिस्थिति को आप वो क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, इस तरह से आप तुलना मत करिए। ये परिस्थिति जन्य दंगे हैं मान्यवर। मैं आगे भी कहना चाहता हूँ, इसके साथ एक बहुत बड़ी बात दूसरी भी हुई है कि वहाँ मिलिट्री का शासन आने के बाद थोड़ी ढिलास आ गई है, और नारकोटिक्स का भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है। इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है। मगर जो क्लिंचिंग चीज थी वो कोर्ट का जजमेंट थी, उसकी अंतिम तारीख 29 मई थी, और इसके विरोध में एक जुलूस निकला। जुलूस में दोनों ग्रुपों के बीच में भिड़ंत हुई, और देखते देखते घाटी में और पहाड़ पर दोनों जगह एक दूसरे पर हमले करना, हिंसा करना शुरू हो गया। मान्यवर, अब 2 सवाल हैं कि हिंसा शुरू करने के बाद क्या किया, मैं उस पर बाद में जाता हूँ। इतनी ही शांति से बताऊंगा, कोई जरा भी मन में, मैं कि कोई किसी चीज़ से भागना नहीं चाहता, भागना मेरा स्वभाव ही नहीं है भाई, मैं किसी भी चीज़ से भागना नहीं। मगर मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के इतिहास को समझना पड़ेगा। 1993 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, राजकुमार दोरोन्द्र सिंह कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री थे, और नागा कुकी संघर्ष हुआ। नागा कुकी भी नस्लीय हिंसा थी मंजूर, और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी थे, और
1.5 साल तक ये हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने। आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट ने। और ये मुझे नहीं बोलने देते। मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्राइबल मिनिस्टर गया? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। MOS गए? ना जी। और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? अरे भाई, आप जरा देखिए कि नस्लीय हिंसाओं का इतिहास, मैं पूरा बताता हूँ इतिहास, मुझे जल्दबाजी नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे पूरा बताना है इतिहास। संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, MOS ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। मान्यवर, 1993 में दूसरी बार संघर्ष हुआ, मतई पंगल संघर्ष हुआ, 100 लोग मारे गए, वो भी 1 साल तक चला, और राज्यसभा में गृह मंत्री ने जवाब दिया, बस, लोकसभा में नहीं। और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। मुलाकात की किसी ने नहीं की, ना गृह मंत्री ने, ना MOS ने, किसी ने नहीं की। फिर इंदर कुमार गुजराल आए 97-98 में, कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 350 लोग मारे गए, 1 साल तक संघर्ष चला। ये भी नस्लीय हिंसा है, मैं टेररिज्म की घटनाएं नहीं गिना रहा, नस्लीय हिंसा समझा रहा हूं। 1 साल तक चला, चर्चा ही नहीं हुई, स्टेटमेंट भी नहीं हुआ, सवाल भी सारे खारिज कर दिए गए, और ये कहते हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। और मैं डे 1 से कह रहा हूं मान्यवर, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मेरी ड्यूटी है, मैं देश के प्रति जवाब दे हूं, संसद के प्रति जवाब दे हूं, विपक्ष के प्रति भी जवाब दे हूं, मैं आपको जवाब देने के लिए। मुझे बोलने नहीं देते हैं, ये किस प्रकार का लोकतंत्र है मान्यवर? तो अब तो बोलने ही दोगे, अब तो बोलने ही दोगे दादा। मैं पहले की बात कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं। और हमारे गोगाई जी कहते हैं मौन तोड़ने के लिए लाया गया। अरे भाई, मौन रखने वाले तो हार गए और वहां बैठ गए, हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। हम मौन नहीं रखते, मौन आप रखते हैं। हमें कुछ नहीं छुपाना, हमारा कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं नाम बोलना नहीं चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर नेताओं के नाम है, सुनना है तो बता दूं, आप खड़े होकर कह दो बताओ तो मैं बता देता हूं, नाम सुनना है। मान्यवर, बाद में 2004 में मनमोहन सिंह जी थे, इबोवी सिंह जी थे, लगभग 1700 लोगों के एनकाउंटर हुए, 1700 लोग एक तरफा वर्दी से। ऐसा वहां मानते, मैं नहीं मानता, मैं तो व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हूं। वहां लोग मानते वर्दी से की हुई नस्ली हिंसा थी। 1700 सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, ढेर सारी SITयां बनी, मगर किसने जवाब दिया? कोई नहीं, एक चर्चा नहीं, ना MOS, ना मिनिस्टर। अब मुझे बताइए भाई, चिदम्बरम साहब थे और वहां राज्यसभा में मेरा हिसाब मांगते थे, मुझे बोलने नहीं देते। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर, 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर, 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस CAPF के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, DGP बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, DGP भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है
जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। मान्यवर, भाई बैठ जाओ यार। कृपया आप इतनी चिंता करो कि मैं आसाम पर न जाऊं। मान्यवर, यूपीए के शासन में वहां नाकाबंदी की जाती थी, ब्लॉकेड लगाए जाते थे। एक साल में 139 दिन से 30 दिन तक का ब्लॉकेड रहा, 5 साल तक ब्लॉकेड लगे और उस वक्त पेट्रोल के दाम 1200 रुपये तक पहुंचे थे। हमने 28 दिन में पूरा काम पूरा कर रेलवे को वहां पहुंचा है और अबाधित रूप से आज सप्लाई वहां पर चालू है और दामों को बढ़ने नहीं, अबाधित रूप से। और इतनी कठिन परिस्थिति थी कि कुकी एरिया में मतई ड्राइवर नहीं जा सकते थे, मतई एरिया में कुकी ड्राइवर नहीं जा सकते। हम आसाम से ट्रक भी लाए, ड्राइवर भी लाए, सेना को भी लगाए और जाकर दामों को हमने कंट्रोल करने का काम किया है। मान्यवर, मैं हिंसा की भी आंकड़े देना चाहता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप राजनीति कर रहे हो, मैं लॉजिक के साथ कह रहा हूं। मान्यवर, अब तक 152 लोग मारे गए, इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के जमाने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। मान्यवर, 152 लोग मारे गए हैं, इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने में। आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर, मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें, हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। श्री राहुल गांधी जी यहां से वहां मुलाकात करें, मैं बड़ा स्वागत करता हूं। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए, एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी, हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी। परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। आप वहां जाते हैं तो कोऑपरेट करिए। चूड़ाचांदपुर जाने से कोई नहीं रुक रहा, हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। आप जाना नहीं चाहते, नहीं मैं बाय रोड ही जाऊंगा। चलो बाय रोड जाना है, जनता को दिखाना है, तो फिर दूसरे दिन क्यों गए? दूसरे दिन भी न जाते, दूसरे दिन भी गए तो पहले दिन सत्याग्रह दिखाना था। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करिए। क्या आप मानते हैं, आप क्या मानते हैं कि सरकार को आप इस तरह से परेशान करेंगे, चाहे वहां की हो या यहाँ की, और जनता नहीं जानती है? जनता ये सारा जानती है और पहचानती भी है। इसलिए मैं कह रहा था, अधीर रंजन जी चले गए, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहे तो मैं बताता रहा पॉलिटिक्स करें। मान्यवर, हमने लगभग 14,898 लोगों को अरेस्ट किया है और हर केस की एफआईआर 1106 एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। अब अंत में जो शर्मनाक वीडियो आया, मैं इसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। मान्यवर, ये वीडियो 4 मई के दिन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुनिया में किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर किसी महिला के साथ
किसी युवा महिला के साथ इस तरह की घटना समाज के नाम पर धब्बा है मान्यवर। इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना ये सदन कर सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कर सकती है, यहाँ की ना वहाँ की। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल मेरे मन में तो नहीं आया, कुछ मीडिया के मित्र जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने डाल दिया। उन्होंने मुझे पूछा कि अमित भाई ये 4 मई का वीडियो संसद सत्र के एक दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मानिए किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या? वो महिला के सम्मान की तो सोचो ना जी। इंटेलिजेंस का सवाल नहीं था भाई, वहां उस वक्त इतने हुड़दंग में। एक मिनट इंटेलिजेंस के पास नहीं आया, मगर आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? हाँ, दादा का काम टीवी में बताने का है। दादा का काम मान्यवर, फिर भी मैं टाइमिंग में ज्यादा नहीं जाना चाहता। सुनिए ना भाई, मैं टाइमिंग में ज्यादा जाना नहीं चाहता मान्यवर। वीडियो किसी के पास भी था, मैं इन पर आरोप नहीं कर रहा हूं, किसी के पास भी था। अगर उसने डीजीपी को दे दिया होता तो 5 तारीख को ही पकड़ गए होते, क्योंकि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सरकारों के डेटा के साथ मिलान करते हुए 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं जेल में। उस वक्त मान्यवर मैं शांति के लिए किए गए प्रयासों को भी सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं वहां 3 दिन रहा, 3 रात रहा। मेरे साथी नित्यानंद जी 23 दिन तक लगातार वहां रहे। एमओएस होम मिनिस्टर पहली बार नहीं, कोई गया ही पहली बार मैं ही गया हूं। अब तक कोई नहीं गया है। इतने सारे दंगे मैंने जो बताए, नस्ली इंसाफ, कोई नहीं गया है। एमओएस 23 दिन रहा है, 3 दिन में रहा। मान्यवर, हमने ये सारी की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कमीशन बना दिया है, जिसमें एक आईपीएस और आईएएस अफसर भी है। मान्यवर, अध्यक्ष राज्यपाल महोदय को अध्यक्ष बनाकर शांति समिति को हमने वहां पर प्रस्तापित किया है। 36,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी, जहां मतई समूह रहता है, जो कुकी रहता है, बीच में बफर जोन बनाकर खड़े हैं। आज भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई कि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस दिन रात तैनात थे, इसलिए हिंसा कम हुई है। बेहतर इंटर एजेंसी समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था, क्योंकि वहाँ बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, असम राइफल भी है, सेना भी है, मणिपुर पुलिस भी है। 5 सुरक्षा एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था बना दी गई है और उसकी चेयरमैनशिप यहाँ से भेजे गए सुरक्षा सलाहकार के हाथ में है। इस घटनाक्रम के पीछे षड्यंत्र वाले जो 6 केस रजिस्टर किए, 6 के 6 केस पहले सीबीआई को दे दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने और 11 केस सीबीआई को दिया है। इसके लिए भी एसआईटी आज गठित हो गई है। मान्यवर, पीड़ित और पुनर्वसन पैकेज दिया गया है। सभी मृत्यु वालों को 10 लाख रुपया चुकाने का काम समाप्त हो चुका है। लगभग 30,000 मैट्रिक टन चावल रातों रात पीयूष भाई ने यहाँ से वहाँ भेजा है, जो अभी बांट रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं का अभाव न हो, इसलिए भारत सरकार की 8 टीमें अलग अलग एम्स से वहाँ कैंप के अंदर कर दी गई है। कोर्ट में मुकदमों में किसी की एक्स पार्टी सुनवाई न हो, इसलिए चारों प्रभावित जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा कर दी है, तो हाईकोर्ट में जाना नहीं पड़ता है, सबकी सुनवाई वहीं से हो रही है। बच्चों का ऑनलाइन
एजुकेशन चालू हो गया है। घाटी में 98% स्कूलें खुल गई है, 80% उपस्थिति रहती है। 2% स्कूलों में कैंप चल रहे हैं, वो भी अब अस्थायी शेल्टर बनाने की शुरुआत हमने कर दी है। राहत सामग्री सुलभता से मिले, इसके लिए भी हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं और सुरक्षा की समीक्षा भी हर सप्ताह मैं यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से यूनिफाइड कमांड के साथ करता हूँ। गृह सचिव हर दूसरे दिन करते हैं और डीआई भी हर रोज करते हैं। मान्यवर, इतनी क्लोज वॉच के साथ वहाँ शांति बनाने का प्रयास चल रहा है। मैंने आगे कहा कि पुरानी सरकारों में किसी में 9 महीना हुआ, किसी में 1.5 साल हुआ। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ मान्यवर, कम से कम समय में ये हिंसा को शांत करने का काम हम कर पाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। आज ये सदन जब तब सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मणिपुर के अंदर भाई ये बहुत यार बाद में पूछो ना, बाद में पूछो, बैठ जाओ प्लीज। मान्यवर, मान्यवर, दूसरी बात यह है कि सब ऐसे नहीं होती चर्चा। आपको मौका में देंगे, पूरा मौका देंगे आपको, माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बाड़ बनाने का काम शुरू हो चुका है। बाकी बाड़ का सर्वे हमने और गति से चालू किया है। बायोमेट्रिक्स लेने की गति भी हमने बढ़ा दी है और मैं इस सदन के माध्यम से मणिपुर के दोनों समुदायों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता करिए। अभी हम मतई समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, मैं स्वयं कर रहा हूं। कुकी समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, आज भी की थी, मैं स्वयं कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि साथ में बैठकर, भारत सरकार के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल दीजिए। अफवाहों से ज़्यादा अविश्वास का वातावरण हुआ है। भारत सरकार की जरा भी मंशा नहीं है कि वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया जाए। घुसपैठ को भी हम रोकेंगे। हमने राजद्वारी तरीके से म्यांमार के साथ भी बात की है और हर प्रयास हम करना चाहते हैं जो हम कर पाते हैं। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये विषय ऐसा है जिसमें किसी की जान गई है, किसी का सम्मान गया है, किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। वो व्यक्ति हमसे कितना भी दूर रहता हो, मगर भारत का है और इसके प्रति हम सब के मन में, पूरे सदन के मन में संवेदना होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि इस शांति की अपील में मेरी बात रखने के बाद सदन के दोनों ओर के सदस्य शांति की अपील में जुड़ेंगे। मैं बाकी सबका तो भरोसा नहीं दे सकता, मगर एनडीए के सारे सदस्य तो जुड़ेंगे, इसका मुझे भरोसा है। मान्यवर, अब मैं थोड़ा इन लोगों ने जो पॉलिटिकल बात करी है इसका भी जवाब देना चाहता हूँ। जो अब तक चर्चा हुई इसमें पॉलिटिकल जो बातें हुई, गौरव गोगोई जी ने मणिपुर के नस्ले हिंसा, इसके ढेर सारे बात की, आंकड़े बताए। मैं आपके माध्यम से श्री गौरव गोगोई को कहना चाहता हूं और रिकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं, सबसे ज़्यादा धार्मिक और नस्लीय दंगे किसी के शासन में हुए हैं तो श्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में हुए। अब मैं बताना चाहता हूं, अब मैं असम में 15 फरवरी से 27 मार्च 1983 750 लोग मारे गए। आंध्र प्रदेश 6 दिसंबर 1990 से 91, हैदराबाद 143 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश 13 अगस्त 1980 मुरादाबाद 2 ही दिन में 1000 लोग मारे गए। मान्यवर, उत्तर प्रदेश 18 मई से जुलाई 23 1927 मेरठ 187 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश
7 से 31 दिसंबर अलीगढ़ 112 लोग मारे गए। मान्यवर गुजरात फरवरी 18 से जुलाई 31 1985 206 लोग मारे गए। झारखंड 183 लोग 67 में मारे गए। मान्यवर पश्चिम बंगाल 16 मार्च 1964 राउरकेला कलकत्ता 1000 से अधिक लोग मारे गए। बिहार जमशेदपुर 120 लोग मारे गए। मान्यवर मैं ये इसलिए बताता हूं, मैं ऐसा सुनो ना, मैं यही कहना चाहता हूं, सुने ना, मैं यही कहना चाहता हूं कि तो शांति के अपील में सहयोग धमकी से मानोगे? ऐसा करोगे कि मैं पढ़ूंगा तो शांति में सहयोग नहीं दोगे, ऐसा कहना चाहते हैं? शांति की अपील और इसका क्या लेन देन? मैं तो राजनीतिक जवाब दे रहा हूं आपका। मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दंगे हर बार हुए, मगर दंगों को हमने कभी पार्टी के साथ नहीं जोड़ा। हमने कभी दंगों का जवाब देते हुए किसी गृह मंत्री को नहीं रोका है। हमने कभी सदन को बैन में नहीं लिया है। हमने कभी 15-15 दिन तक सदन की कार्यवाही को समाप्त नहीं किया है। हमने करा है तो विपक्ष में रहते हुए भी शांति की अपील का समर्थन किया है, शांति का समर्थन। माननीय अध्यक्ष जी, अभी गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि संस्थाओं को टार्निश किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन तोड़े जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हंसराज खन्ना को नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को बाईपास कर श्री हंसराज खन्ना को जज बनाया गया और बाद में अपने मुकदमे में स्टे लिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, सीएजी को सरकारी कामकाज से, सीएजी को सरकारी कामकाज से दूर रखने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया। जेएनयू पर ताला लगाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। यूपीएससी जैसी स्वायत्त लोकतांत्रिक संस्था को, इसके अधिकारों को छीनने का काम इंदिरा गांधी जी ने कहा। भैया, आपको इतिहास मालूम नहीं है? मान्यवर, मुझे मालूम है शांति की अपील तक ये नहीं बैठेंगे, शांति की अपील तक ये नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको शांति नहीं करना है। ये भी वॉकआउट कर जाएंगे, देखिए, ये वॉकआउट कर जाएंगे। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि हमने सरकार गिरा दी। सुप्रिया जी, सबसे पहली सरकार महाराष्ट्र में किसी ने गिराई तो श्रीमान शरद पवार जी ने गिराई थी, और वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर भारतीय जनसंघ का समर्थन लेकर वो मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं। मान्यवर, मान्यवर, नहीं दीजिए, मान्यवर, इनका जवाब सुन लीजिए। सर, जोशी जी उसके कन्वीनर थे।